सभी किसान भाइयों एवं मेरे प्यारे व्यूअर्स को नमस्कार। मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य इफ्को किसान संचार की ओर से हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन सीरीज में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिदिन सुबह 11 बजे हम ये सेशन करते हैं, आपसे मुखातिब होते हैं तथा कई अन्य एवं ज्वलंतशील मुद्दे, जरूरी बातचीतों पे आपसे रूबरू होके चर्चा परिचर्चा करके जानकारी साझा करते हैं। अब तो लगभग 3 हफ्तों से भी ज्यादा हो चुके हैं जबकि हमने नित्य प्रतिदिन ये ख्याल रखा है कि हमारे किसान भाइयों को जानकारी की कोई कमी ना हो पाए। इस कठिन से कठिन परिस्थितियों में, इस चैलेंजिंग सिचुएशन में भी हमारे अन्नदाता भाई, उनको खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों में कोई परेशानी ना हो सके, इसका नित हम ख्याल रखते हुए हमने ये लाइव सेशन शुरू किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि हर दिन हम एक नए विशेषज्ञ के साथ, एक नए एक्सपर्ट के साथ आते हैं और नए फसलों, नए खेती से जुड़े हुए, खेती हुआ, पशुपालन हुआ, मछली पालन, मुर्गी पालन एवं उद्यमिता को ध्यान में रखते हुए, आय सृजन को ध्यान में रखते हुए किस तरह किसान भाई खेती को एक मुख्य व्यापार बना सके एवं मुख्य धारा में आ सके, इस पे हमारी प्रबल कोशिश रही है। जी हाँ, 25 से ज्यादा लोग हमारे साथ लाइव सेशन में इस समय जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा लोगों की संख्या भी और बढ़ेगी। इसी से हम जो है प्रोत्साहित होते हैं, एनकरेज होते हैं और हमें ये लगता है कि हम और अच्छा से अच्छा कार्य हम कर सकें। प्रतिदिन लाइव सेशन में हम आपसे कुछ पोल के सवाल पूछते हैं, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करके उनका जवाब दें तथा सेशन के एंड में हम आपसे एक और पोलिंग का सवाल पूछते हैं कि अगला सेशन आपको किस पे चाहिए, किस जानकारी को इस समय आपकी मुख्य आवश्यकता है। तो आइए आज का जो विषय है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। जी हाँ, आज का ऐसा विषय है, हम आज ऐसी फसल के बारे में बात करेंगे जो भारत में अनाजीय फसल में तीसरा स्थान प्राप्त करता है। जी हाँ, इनको अनाजीय फसलों की रानी भी कही जाती है। आज हम चर्चा करेंगे कि खरीफ मक्का की उन्नत सस्य तकनीक द्वारा आय सृजन। जी हाँ, इस विषय पर चर्चा करने के लिए जो आज हमारे साथ एक्सपर्ट है, आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ है, उनका तारुफ, उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करवा देना चाहता हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र गया, जो कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर के अंतर्गत आता है, उनसे इनका ताल्लुक है। पोस्ट हार्वेस्ट राइस यानी धान की कटाई मड़ाई के यूपर इनका विशेष शोध रहा है। फिलीपींस में इन्होंने ट्रेनिंग भी ली है। युवा वैज्ञानिक पुरस्कार बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से ये सम्मानित हैं। बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन अवार्ड, 17 से ज्यादा इनके शोध पत्र हैं जिसमें 16 राष्ट्रीय एवं 1 अंतर्राष्ट्रीय है। 12 इनके टेक्निकल बुलेटिन्स हैं, 24 इनके समसामयिक लेख हैं, 1 इनका स्वतः का बुक चैप्टर है, 7 इनके एक्सटेंशन फोल्डर हैं तथा पिछले विगत 12 से 13 सालों, लगभग 1 दशक से ज्यादा ये किसानों के बीच में रह के अपनी सेवा निर्वृत्त कर रहे हैं। तो आइए पूरी ऊर्जा के साथ स्वागत करते हैं बहुमुखी, बहुप्रतिभावान व्यक्ति, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह का। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इफ्को किसान संचार के फेसबुक लाइव सेशन सीरीज में तथा हमारे सारे व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत अभिवादन एवं स्वागत आपका। धन्यवाद इफ्को संचार को एवं सभी किसान भाइयों का स्वागत एवं जो भी श्रोता इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनका मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको बताया गया कि मेरा आज का जो टॉपिक है, खरीफ मक्का की उन्नत शस्य तकनीक द्वारा आय सृजन। मक्का एक मुख्य फसल है हमारे भारत में। धान और गेहूं के पश्चात मक्का की खेती का स्थान तीसरा है, यानी ये हमारे खाद्यान्न में मुख्य फसल है और बहुत से लोगों के पोषण का मुख्य साधन है। जैसा कि मक्के के बारे में हम लोगों को पता है कि मक्का सभी तरह की जलवायु में, सभी प्रकार की मिट्टियों में आसानी से उगाए जाने वाली इसकी क्षमता है। इसकी अधिक उपज क्षमता के कारण इसको अनाजों की रानी भी कहा जाता है। इसकी खेती जो है हम लोग विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के मौसमों में कर सकते हैं।
जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि जो हमारी मक्का की खेती है ये तीनों मौसम में ली जाती है। खरीफ में जो कि उसका मुख्य समय है, रबी और इसके बाद जायद, ये तीनों मौसम खेती के हैं और हमारे किसान भाई इसको तीनों मौसम में लेते हैं। ज़्यादातर जो क्षेत्र हैं भारत में वो हमारी जो खरीफ मौसम है, ये मुख्य मौसम है, इसमें लिया जाता है। लेकिन जो हमारा बिहार का क्षेत्र है इसमें रबी मक्का का भी एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है और बहुत अच्छा उत्पादन यहाँ के कोसी क्षेत्र के एवं जो हमारे उत्तर बिहार के किसान हैं बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त करते हैं। मक्का जो है 160 देशों में 184 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगाया जाता है, जिसमें हमारा मुख्य रूप से जो हमारे देश हैं जो मक्का की खेती करते हैं, अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, यूगोस्लोवाकिया, हमारा भारत देश, इन देशों में मक्के की खेती बहुतायत से होती है। इसके अलावा जो हमारा देश है इसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन क्षेत्रों में भी मक्के की खेती की जा रही है और ये हमारे देश के मुख्य मक्का उगाने वाले क्षेत्र हैं, जहां से कुल मक्का उत्पादन का 80% क्षेत्रफल और 70% उत्पादन हमको मिलता आ रहा है। जैसा कि पूरे विश्व में अमेरिका का मक्का उत्पादन में सबसे अग्रिम स्थान है, उसको वहाँ का अर्थव्यवस्था का ड्राइवर भी कहा जाता है। वहाँ का मक्का की उत्पादकता 9.6 टन प्रति हेक्टेयर है, जो कि विश्व औसत का से भी लगभग दोगुना है। जो विश्व औसत है वो 4.92 टन प्रति हेक्टेयर है और हमारे भारत में इसकी उत्पादकता 2.43 टन प्रति हेक्टेयर है, जो कि हमारा जो विश्व का औसत है उससे कम है। मक्का में इसकी पोषणता की वजह से इसे मनुष्य स्वास्थ्य के लिए एवं पशुओं के दुग्ध उत्पादन, मीट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी इसका मुर्गी के दाने के रूप में, पशु चारा के रूप में, पशु के कैटल फीड के रूप में बहुतायत प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि जो मुर्गी का दाना है, मुर्गी का जो चारा बनता है, मक्के का 46% जो हमारा है मात्र इसी से बन जाता है। 46% मक्का का जो उपयोग है वो हम मुर्गी दाने के रूप में करते हैं। 21% हम अपने पशुओं के कैटल फीड के रूप में करते हैं, हरे चारे के रूप में, या उसके जो दाने का कैटल फीड बनता है उसके रूप में करते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी और उपयोगी फसल है और इसको फ्यूचर फूड भी कहा जाता है, भविष्य का भोजन। इसके अलावा हमारा जो ये मक्का है, मक्का में जो कार्बोहाइड्रेट है वो 70% पाया जाता है, हमारा प्रोटीन 10% है, उसमें फैट जो है वो 8.5% है। इसके अलावा इसमें ऑयल भी पाया जाता है, तेल भी पाया जाता है, जो कि 4.8% है। इसके साथ साथ मक्का का हरे चारे के रूप में इसका प्रोसेसिंग करके साइलेज के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो हमारा मक्का का जो तीनों मौसम है उसका कुल 80% क्षेत्रफल खरीफ के मौसम में लगाया जाता है। जो जलवायु है इसके लिए जो होनी चाहिए, इसको 18 से 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जर्मिनेशन यानी अंकुरण के लिए आवश्यक होता है और हमारा जब अंकुरण हो जाता है उसके वृद्धि और विकास के लिए 24 से 28 डिग्री टेम्परेचर तक हमारा होने से उत्पादन और उसका जो वानस्पतिक वृद्धि है वो अच्छी होती है। इसके अलावा इससे बहुत से व्यावसायिक प्रोडक्ट भी तैयार किए जाते हैं, जैसे तेल, ऑयल है, पेंट है, इसके अलावा पास्ता है, सेवई है, जेली है, आइसक्रीम कोन, ये मक्के के आटे से ही बनाए जाते हैं। सूजी भी बनता है, इसका दलिया भी बनता है, कई प्रकार के हम इसके व्यंजन भी बनाते हैं। इसके अलावा आजकल हमारे देश में 1998 में बेबी कॉर्न की खेती कमर्शियल रूप से हरियाणा में स्टार्ट हुई, जिसको कि विदेशों में भी भेजा जाता है और इसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है, जिससे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा एक स्वीट कॉर्न है,
जिसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, मिठास होती है, इसकी भी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है। इसके अलावा कुछ वैल्यू ऐड करके, जैसे पॉपकॉर्न के द्वारा आपने देखा होगा ठेले तक में बिकता है, और पिक्चर हॉल या मॉल में आप जाते हैं तो काफ़ी कॉस्टली ये आप लोगों को मिलता है। इसलिए आप लोग मक्के की जो खेती करते हैं, इससे आपकी आय में भी फायदा होता है। और ये क्योंकि खरीफ मौसम की सबसे अल्प अवधि की फसल है, सबसे कम दिनों में तैयार होती है खरीफ मौसम में, इसलिए इसकी खेती हमारे किसान भाई जहाँ पे वर्षा की कमी है, जहाँ पे सिंचाई के साधन कम है, वर्षा के समय में उसमें भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो हमारी फसल है, ये हमारे कुल खाद्यान्न का 9% जो भोजन है उसका भी शेयर करती है। और भारत में कुल 9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में इसको उगाया जाता है, और कुल इसकी जो हमारे देश की का उत्पादन है 24.2 मिलियन टन प्रति वर्ष हम लोग लगभग इसके आसपास हार्वेस्ट करते हैं और इसका उत्पादन करते हैं। सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी ही एक जो है विस्तृत तरीके से एक ओवरव्यू दिया, एक आपने बैकग्राउंड दिया, और तथा आपने ये कहा कि जो जहाँ तक पिक्चरों की बात है, यदि पिक्चर हॉल में जाते हैं, ऐसे तो मक्का घरों पे काफी सस्ता दिखता है, परंतु कभी पीवीआर या फिर मल्टीप्लेक्स सिनेमा में कोई जाए तब पता चलेगा असली मक्के की कीमत, जब 500 रुपए का एक बकेट मिलता है पॉपकॉर्न का, कितना वैल्यू ऐड होता है। तो इसी से प्रोत्साहन मिलनी चाहिए हमारे किसान भाइयों को कि जी हाँ, मक्के की यदि फसल को यदि हम बहुतायत रूप से और वैज्ञानिक तकनीकियों से उगाएंगे और तथा उसका अच्छे से विपणन करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छी इनकम, दुगनी नहीं तिगुनी 4 गुनी एवं 5 गुनी इनकम जो है किसान भाई कर सकते हैं। 40 से ज्यादा लोग इस समय लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब, उत्साह लोगों में बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बता दूं, रुद्र प्रताप सिंह बिसेन, राजेश कुमार, प्रधान हरीश गुजर, मोनालिसा जी, पूर्वेश जोगानी, परितोष पात्रा, अमित बोरड, महेंद्र सिंह, गोकुलेश दूधट, कमलेश करुणेश त्रिपाठी, रितिका भट्टाचार्य, आनंद सवालिया, पुनीत मिश्रा, सुमित झा, मधु सिंह, मुकेश ताक, ऋतु पटेल, अविनाश पवार, मोनिका लूना गरिया, मधु सिंह, निशु सुतारिया, नकुम हरेश, ब्रिज विकास सिंह जी, ठाकुर शिवम सिंह, सभी लोगों ने बहुत बहुत आपको अभिवादन एवं धन्यवाद दिया है। आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ने के लिए तथा कमेंट करके डॉक्टर साहब को अभिवादन देने के लिए। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने एक क्लास में एक बात कही है कि जो मक्के का उत्पाद है टोटल भारत में, जो कि 24 मिलियन टन है, और साल दर साल हम ये क्या बोलते हैं करते हैं, परंतु जो नेशनल एवरेज, इंटरनेशनल एवरेज है, इंटरनेशनल अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखें, हम अभी भी मक्का उत्पाद से पीछे हैं। पता नहीं क्यों किसान भाइयों को अभी भी थोड़ा सा इसकी खेती जो है करने में संकोच होता है। खैर, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। इसी बीच ओम प्रकाश सैनी, मनीष सिंह, सौरभ शंकर दुबे, सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए एवं अभिवादन देने के लिए। कई सवालों की फहरिस्त भी आई है, सवाल हम लेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन सबसे पहले चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट की ओर। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं आप जरा प्रकाश डालें इसके बीज उपचार के बारे में। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। जैसा कि किसान भाइयों, हम लोग जब खेती करते हैं या हमारे घर में कोई नवजात शिशु होता है तो हम लोग उसका टीकाकरण करते हैं। टीकाकरण हम इसलिए करते हैं कि जैसे ही कोई रोग हमारे बच्चे को अगर लगता है या उसको कोई भी रोग अटैक करता है, तो हमने अगर उसका टीकाकरण किया हुआ है तो हम उसको जब वो ज़्यादा दिन तक प्रभावित होता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, 1 हफ्ते में वो सही हो जाता है। उसी तरह से हमारे जो फसलें हैं उसमें 2 तरह से रोग लगते हैं, एक बीज जनित रोग लगता है और एक मृदा जनित रोग लगता है। लेकिन किसान भाई जब भी बुआई करने जाते हैं तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमें बीज उपचार अवश्य करना है, यानी बीज का भी टीकाकरण। क्योंकि जो रोग बाद में आते हैं उनमें अगर हम दवाओं का स्प्रे करते हैं
और उसमें लेबर खर्च होता है, तो हमारा उत्पादन लागत भी बढ़ता है और हमारे उत्पादन में ह्रास भी होता है, यानी कमी भी आ जाती है। तो उससे बचने के लिए हमें सबसे पहले ये करना है कि हम लोगों का जितना भी बीज, चाहे वो मक्का हो या चाहे कोई भी फसल हो, उनका बीज उपचार FIR सिस्टम से हम जरूर करें। FIR फंजीसाइड, जो कि हमारे सभी किसान भाई जानते हैं, कवकनाशी बहुत सस्ता इनपुट होता है, कीटनाशी एवं एजिटोबैक्टर, अदलहनी फसलों में एजिटोबैक्टर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कवकनाशी का। कवकनाशी से जब भी हम ये बीज उपचार करते हैं तो 3 स्टेप हो गया। पहला स्टेप आपका हुआ कवकनाशी, दूसरा हुआ आपका कीटनाशी और तीसरा हुआ आपका जैव कल्चर, जिसमें एजिटोबैक्टर आता है, एजोस्पाइरलम आता है। तो एजिटोबैक्टर से जब हम ये 3 का जब हम उपचार करते हैं तो ये ध्यान रखना होता है कि पहला कार्य करने के बाद हम बीज को छाया में सुखाएं, फिर दूसरा उपचार करें, उसके पश्चात तीसरा उपचार करें, और सब में कम से कम 5 से 6 घंटे का एक अंतर जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर आपने एक साथ कर दिया तो वो उतना प्रभावी नहीं होगा और जो आपका जीवाणु है एजिटोबैक्टर, उसकी जो मोर्टेलिटी है, उसमें जो आपने जीवाणु डाला है, क्योंकि कीटनाशक से भी कर रहे हैं, तो उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कवकनाशी से किस तरह से करना है। 2 तरह की कवकनाशी बाजार में आपके उपलब्ध हैं, ट्राइसाइक्लोजॉल है, कार्बेंडाजिम या थीरम है। इन दवाओं की 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज आपको लेना है और इसका पेस्ट एक बना के बीज में मिलाना है, ताकि बीज पे एक हल्की परत सभी तरह के सभी बीजों पे फफूंदी नाशक का एक लेप चढ़ जाए, जिससे जितना भी बीज जनित रोग लगते हैं उनसे इसको बचाया जा सके। क्योंकि जैसे ही उसका बीज का जमाव होगा तो हमारे जो कवक हैं, जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका भी अंकुरण प्रारंभ हो जाता है, वो भी उसके साथ अटैक करना शुरू करते हैं, ताकि प्रारंभिक अवस्था में ही उसके नियंत्रण के लिए इन फफूंदी नाशकों से बीज को उपचारित कर लें। 6 से 8 घंटे रखने के बाद इसके बाद हम करते हैं कीटनाशी से बीज उपचार। कीटनाशी से बीज उपचार करने के लिए हम लोग इमिडाक्लोरोपिड 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल लेते हैं और उसके बाद उसको बीज के ऊपर डाल के हाथ से में ग्लव्स पहन के मिला लेते हैं। मिलाने के पश्चात हम उसको फिर 6 से 8 घंटे में के लिए छायादार स्थान पे रख देते हैं। इसके अलावा हम दूसरा एक और कार्य करते हैं। जब 6 से 8 घंटा बीत जाए तो हम लोग एजिटोबैक्टर, जो कि अगर आपका पाउडर फॉर्म में है तो वो 6 महीने से ज़्यादा का एक्सपायरी डेट उस पर लिखा रहता है, नहीं होना चाहिए। आजकल लिक्विड फॉर्म में भी ये आपका एजिटोबैक्टर आता है, जिसको कि आप 2 साल तक उसका ड्यूरेबिलिटी रहती है, वो ज़्यादा दिन तक आपके कल्चर को सुरक्षित रखता है, आपके जीवाणु को सुरक्षित रखता है। तो आप लिक्विड को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा, और पाउडर है तो ये देख लीजिएगा कि एक्सपायरी ना हो, और जहाँ से आप खरीद रहे हैं ऐसा तो नहीं कि वो धूप में रखा हुआ है, वो छायादार स्थान पे रखा हुआ होना चाहिए। उसका कंडीशन क्या है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। एजिटोबैक्टर जो हम उसका करते हैं 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीज में उसको मिलाते हैं, एक घोल तैयार करते हैं गुड़ का, और आपका जो पानी है उसका घोल बना लेते हैं। हल्का चिपचिपापन उसमें होना चाहिए। आग पे गर्म करते हैं, जब ठंडा हो जाता है, एकदम ठंडा हो जाए, आप उसमें उंगली डाल के देख लीजिए। उसके बाद उस आप एजिटोबैक्टर को उसमें डाल के मिला दीजिए और बीज में गिरा के बीज को सुखा दीजिए। और जब भी बुआई करिए, बुआई करते समय ध्यान रखना है कि सायंकाल यानी दोपहर के बाद हम जब भी बुआई करें, क्योंकि जो अगर हमने धूप के कंडीशन में बुआई की, ज़्यादा धूप है, तो उसमें जीवाणुओं की क्रियाशीलता और सक्रियता घट जाती है। इसलिए आप इस कार्य को करते समय जब बुआई करें तो दोपहर की ढलान हो और बुआई इसके पश्चात कर सकते हैं। सिद्धार्थ जी डॉक्टर साहब, आपने बताया किस तरह से बीज उपचार में जो FIR टेक्निक है, फफूंदी नाशक, कवक नाशक, कीटनाशक तथा राइजोबियम कल्चर या फिर जो
जैविक उपचार हैं उनको करना, क्योंकि अक्सर किसान भाई क्योंकि आजकल तो कई बीज उपचारित ही आते हैं, तो अथवा ये प्रैक्टिस उतना नहीं रह गया है, परंतु फिर भी ये बताना काफी आवश्यक था। रामेश्वर शर्मा जी हैं हमारे साथ, वो हमारे काफी प्रबल व्यूअर है। बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवालों की फहरिस्त तो काफी लंबी है, मैं नकुम हरेश जी का भी सवाल लूंगा तथा पूर्वेश जोगानी जी का, आपका भी सवाल लूंगा, पर सबसे पहले मैं रामेश्वर शर्मा जी ये बोलना चाहते हैं, उनका 2 सवाल है डॉक्टर साहब। सबसे पहले वो ये पूछना चाहते हैं, सर हमने पिछले वर्ष मक्का की फसल में पीलापन और ऊपर से पौधे गले हुए थे और वो नष्ट हो गए थे, इसका थोड़ा सा वो जानना चाहते हैं कि उनके फसल में पीलापन आ गया था और ऊपरी सतह में थोड़ा सा गलन आ गया था, इसके कारण नष्ट हो गए थे फसल उनके। और दूसरी बात ये जानना चाहते हैं कि इस बार जो बारिश होने पर बुआई करे तो मक्के में क्या सावधानी रखें। 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं आप इनका जवाब दें। ये जैसे कि जहाँ पे हम लोगों का ज़्यादा पानी बरसता है वहाँ पे ये समस्या आ जाती है कि हमारा पौधा लगाते हैं और पौधे में गलने की समस्या आती है। तो इसके लिए आपको जल निकास की एक अच्छी सुविधा रखनी चाहिए और पोटास की जो मात्रा है वो थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि उसको बढ़ाने से जब पोटास की मात्रा बढ़ाएंगे तो उसके प्रति उसको जो उर्वरक हमने दिया हुआ है उसके प्रति वो संतुलित हो जाएंगे। और इसके अलावा आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी या मेटालैक्सिल का प्रयोग 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से भी कर सकते हैं। 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से भी कर सकते हैं। तो फिर डॉक्टर साहब ये भी बोलना चाहते हैं कि इस बार जब बुआई करना है तो क्योंकि ज्यादा बारिश होगी, अगर क्योंकि इस बार मौसम का जो पूर्वानुमान है अच्छी बारिश होने की संभावना है नॉर्मल से ज्यादा, तो इस केस में पूरे भारतवर्ष में खास करके जो पूर्वी क्षेत्र है हमारे, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, झारखंड हो, यहाँ पे बुआई करने के समय क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी थोड़ा सा इनको मार्गदर्शन करें। देखिए किसान भाइयों, मक्के की खेती बरसात का जो समय होता है उसमें हम लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि मक्के को कभी छिटकवा विधि से हम ना लगाएं, पहली चीज। दूसरी चीज, मक्के की बुआई मेड़ पे करनी चाहिए बरसात के समय में, ताकि जड़ और तना सीधे पानी के संपर्क में ना आ सके। जड़ क्योंकि मेड़ पे रहेगी और उसके जो बगल में कुंड रहेगा, जो नाली रहेगी, उसमें पानी रहने से हमारी फसल को नुकसान नहीं होगा। तो ये जो बरसात, क्योंकि अब की बार जैसी फोरकास्टिंग है कि हमारा मानसून अच्छा रहेगा और किसान भाइयों के लिए जरूरी भी है कि मानसून अच्छा रहे, तो उससे बचाव का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग मेड़ पे बुआई करें। मेड़ की जो दूरी रहेगी वो 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर पे आप जब बुआई करेंगे तो आपका जो बरसात में गलने की समस्या होगी, फसल का पीलापन पड़ने की समस्या होगी, या अधिक बरसात से जो हमारी फसल नष्ट हो जाती है, इससे बचाव हो सकता है अगर हमने रेज बेड, जिसको कहते हैं रेज बेड प्लांटर भी आता है, जिसमें मल्टी क्रॉप सीडर आता है, या अगर आप ये ना कर सके तो मक्के की बुआई कर दें, जल निकास की अच्छी सुविधा रखें, फिर उसके बाद जब आपके पौधे का अंकुरण हो जाए, घुटने के बराबर हो जाए, तो उसको मेड़ चढ़ा दें। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि हम मक्के की बुआई खेत में मेड़ बना के करें। सिद्धार्थ जी डॉक्टर साहब, आशा करते हैं रामेश्वर शर्मा जी आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया है, तथा सभी किसान भाइयों जिनको ये संशय था, ये डाउट था कि किस तरह से यदि अधिक पानी बरसे, और क्योंकि मक्का बहुत ज्यादा पानी के प्रति रेजिस्टेंस नहीं है, थोड़ा संवेदनशील फसल है, इस पे आपने उचित गाइडलाइन दिया, प्रकाश दिया। डॉक्टर साहब, अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने के पहले, क्योंकि आज का विषय ही कुछ इस तरीके का है, लोगों के मन में कौतूहलता इतनी ज्यादा आ रही है, कई लोग ये पूछ रहे हैं, क्योंकि आपने बीज उपचार में इससे पहले पूछा, जैसे अमित बोरट जी हैं, रॉकी रॉक हैं, एवं हाँ, कई लोग ये पूछ रहे हैं कि जो एजोटोबैक्टर लिक्विड है जिससे हम बीज उपचार करेंगे अंततः, उस लिक्विड का डोज सीड ट्रीटमेंट के समय क्या होना चाहिए, जरा इसके बारे में बताएं। सिद्धार्थ जी,
जो हमारा लिक्विड है ये 2 ml प्रति लीटर पानी, जो 2 ml का डोज है उसके द्वारा 1 किलो बीज का हम उपचार करेंगे। क्योंकि अगर हम पाउडर करते हैं तो 5 ग्राम का करते हैं, लेकिन जब हम लिक्विड से करते हैं तो 2 ग्राम करते हैं। अगर हम इसको सॉइल एप्लीकेशन करना है, क्योंकि ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, अगर हम मिट्टी में इसका उपचार करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें 250 ml प्रति हेक्टेयर हमें इसका अपने खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला के प्रयोग करना चाहिए। सिद्धार्थ जी डॉक्टर साहब, आशा करते हैं रॉकी रॉक जी, अमित बुरड़ जी, आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया है। फॉल आर्मी वर्म पे भी काफी प्रश्न आ चुके हैं डॉक्टर साहब। सभी व्यूअर्स को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि फॉल आर्मी वर्म पे हम आगे अभी कुछ ही क्षणों बाद, कुछ सेगमेंट के बाद इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे, तो जुड़े रहें, क्योंकि ये एक ऐसा बाहरी कीट है जो हमारे यहाँ पे आ चुका है और इससे काफी फसल को नुकसान पहुंचा है। रामेश्वर शर्मा जी ने आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिला है तथा आप इससे लाभान्वित होंगे आने वाले समय में। तो बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर समय सीमा को देखते हुए। अब मैं चाहता हूं आप उन्नत किस्मों के बारे में बताएं जिसका किसान भाई सही तरह से चयन करके, लागत कम करके, अच्छी उत्पाद के साथ साथ उनके आय में भी वृद्धि हो। जी डॉक्टर साहब। किसान भाइयों, जैसा कि प्रभेद की बात है, तो सबसे पहले प्रभेदों के लिए हम आपको ये कहना चाहेंगे कि प्रभेद का चयन आप अपनी जलवायु और एवं मिट्टी और उसके पकने की अवधि के अनुसार करें। और आपके राज्य में जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, इनके द्वारा जो जिन प्रभेदों की अनुशंसा की गई है उन्हीं का प्रयोग करें। यहाँ पे मैं कुछ प्रभेदों के नाम आपको बताऊंगा, लेकिन हो सकता है आपके जिलों में ये इनसे ज़्यादा उत्पादन देने वाले हाइब्रिड हों, इनसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन देने वाले क्वालिटी प्रोटीन मेज हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके एरिया के लिए संतुलित प्रजातियां हैं, जो आपके कृषि विश्वविद्यालय और राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित हैं, उन्हीं का आप अपने खेती में प्रयोग करिएगा। जैसे शीघ्र पकने वाली, जो कि 75 दिन से में ये फसल तैयार हो जाती है। इसकी खास बात ये है कि आप इसको जल्दी फसल तैयार करने के बाद आप तुरंत दूसरी एक फसल और ले सकते हैं, एक एक्स्ट्रा फसल मिल जाती है। और ये मुख्यतः भुट्टों के लिए हम लोग इसकी खेती करते हैं। जैसे जवाहर मक्का 8 है, जवाहर मक्का 12 है, विवेक 4 है, विवेक 17, विवेक 43, विवेक 42, चंद्रमणि, प्रताप 3। इसके अलावा दूसरा है मध्यम अवधि वाला, जो हमारा 80 से 100 दिन के अंतर्गत उसका उत्पादन हमें प्राप्त हो जाता है। जवाहर मक्का 216 है, HM 10 है, HM 4 है, प्रताप 5 है, P 3441 है, NK 21 है, KMH 3426 है, 3712 है, KMH 3712। इन प्रभेदों का भी हम चयन कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम दाने के लिए जो प्रभेद लेते हैं, जो देर से पक के तैयार होते हैं, इनका उत्पादन भी अन्य प्रभेदों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। उसमें डेक्कन 103 है, डेक्कन 105 है, HM 11 है। इसके अलावा जो हमारे और अन्य प्रभेद हैं उस ज़्यादा दिन के, उनको भी हम ले सकते हैं। जैसे शक्तिमान 1, 2, 3 है, पूसा आगात शंकर मक्का 3 है, DHM 117 है। ये प्रभेद 110, 115 दिन में तैयार हो जाते हैं और इनका उत्पादन भी अन्य मक्कों से ज़्यादा है। तो किसान भाई, प्रजातियों का चयन जब आप करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि शंकर मक्का अगर आप ले रहे हैं तो प्रतिवर्ष आपको बीज भी बदलना है। अगर आप देसी और संकुल मक्का ले रहे हैं, अगर आप अपना बीज प्रयोग करते हैं तो बीज का अंकुरण अवश्य जांच लें खुद से, और अंकुरण जांचने के पहले बीज को पानी में भिगो दें। उसके बाद 16 से 18 घंटे बाद बीज को बाहर निकाल के एक टिश्यू पेपर में या कपड़े में उसको रख दें ताकि उसका अंकुरण हो जाए। अंकुरण क्षमता अगर 80% के ऊपर है तभी उन बीजों की बुआई करें, अन्यथा मार्केट से आप बीज खरीद के जो आपकी प्रमाणित दुकानें हैं या कृषि विश्वविद्यालय हैं उनसे बीज क्रय करके ही बुआई करें। सिद्धार्थ।
जी डॉक्टर साहब, आपने काफी विस्तृत तरीके से बताया कि जो किस्में कौन कौन सी, हालांकि किस्में तो हजारों लाखों हैं, तथा किसान भाइयों से यही आपने अनुरोध भी किया तथा हम भी यही अनुरोध करते हैं कि अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र तथा कृषि विश्वविद्यालयों से संपर्क करके ही चयनित बीजे, सर्टिफाइड बीजों का ही प्रयोग करें, क्योंकि बीजों में भी काफी धांधली हो रही है, जिससे किसान भाई अधिकतर पहचान नहीं कर पाते तथा जर्मिनेशन ना होने के कारण, अंकुरण ना होने के कारण पैसा लगाने के बाद काफी निराश होते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसी बीच अमित बोरड ने आपको धन्यवाद दिया है, रामेश्वर शर्मा जी ने घना घना धन्यवाद दिया है राजस्थानी स्टाइल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको रामेश्वर जी। कटरोडिया धर्मेश जी का एक सवाल है, सबसे पहले उसको भी लेंगे, उसके बाद हम फिर आगे के सेगमेंट में लेंगे, क्योंकि एजोटोबैक्टर के बारे में आपने बताया और शायद थोड़ा सा संशय पैदा कर रहा है लोगों के मन में। कटरोडिया धर्मेश जी हमारे साथ जो है गुजरात से जुड़ते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि एजोटोबैक्टर यूज करने से जो दूसरे अन्य खाद हैं, क्या उसको कम डालना पड़ेगा, ऐसा कुछ है क्या? जरा मार्गदर्शक करें। किसान भाइयों, जैसा कि एजोटोबैक्टर हमारा फ्री लिविंग है, आप जब तक और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं, जैसे पहले तो मिट्टी जांच कराइए, उससे आपको पता चलेगा कि आपकी भूमि की दशा क्या है, और उसके पश्चात आप अगर खेत में हरी खाद लेते हैं या रेजिड्यू का जो मैनेजमेंट है, जो फसल अवशेष हैं उनको खेतों में मिलाते हैं, वो सारी प्रबंधन करते हैं, तब आप अपने खेत में उर्वरकों का प्रयोग कम करेंगे। अन्यथा अगर आप एजिटोबैक्टर का सॉइल एप्लीकेशन या बीज उपचार करते हैं, तो वो हमें अपने खेत में उर्वरक की मात्रा 5 से 10% कम करना है। लेकिन जब हम अन्य तरह की, जैसे हरी खाद के रूप में कोई फसल ले लिए हैं, या उस खेत में हमने मूंग लगाया हुआ था, तब हम 15% तक उर्वरकों की जो उपरवेशन करना है, उर्वरकों का व्यवहार करना है, उसको उस कंडीशन में कम कर सकते हैं। सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, कटरोडिया धर्मेश जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि सबसे पहले तो अपने मिट्टी की जांच कराए, मिट्टी जांच कराने के पश्चात ही आप ये डिसीजन ले पाएंगे कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, कौन सी फसल, कौन सा उर्वरक, कौन सा खाद कितनी मात्रा में डालना है जो कि फसल में उपलब्ध है। कटरोडिया धर्मेश जी, आशा करते हैं आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया। कटरोडिया धर्मेश जी का एक सवाल और है जो कि काफी जरूरी भी है, वो ये पूछ रहे हैं कि आपके जो बताए गए जितनी वैरायटियां हैं गुजरात में मिलती नहीं है, तो उसके लिए कोई सेंटर है जहां से ये मिल सके? जरा सा इस पे मार्गदर्शक करें डॉक्टर साहब, क्योंकि किसान भाई हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, तो मैं चाहता हूं इसके बारे में बताएं थोड़ा। किसान भाई, जैसा कि मैंने धर्मेश जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो जिला है, वहाँ पे एक कृषि विज्ञान केंद्र होगा, आपका कृषि विश्वविद्यालय है, और राज्य सरकार का कृषि विभाग वहाँ पे कार्यरत हैं। तो गुजरात के लिए, आपके क्षेत्र के लिए जो वैरायटियाँ संतुत हैं, आप वहाँ पे जाके उन वैरायटियों के बारे में जानकारी ले, जो कि आपके क्षेत्र के लिए ज़्यादा उत्पादन और आपके जो जलवायु है उसके अनुकूल हों। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार का जो कृषि विभाग है उनसे संपर्क करें। सिद्धार्थ जी। आशा करते हैं धर्मेश भाई आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, निरंतर अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र पे भरोसा रखें, वहां पे जाए, वहां पे पूछें, जानकारी ले। आपको आपके जिले के मुताबिक, गांव के मुताबिक जो वैरायटी, जो किस्में अच्छी जो है, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, जिसका उत्पाद अच्छा है, उसकी जानकारी लेके उसको बुआई करें। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल और लूंगा मैं। आनंद सवालिया जी हैं, वो ये पूछ रहे हैं, हालांकि ये सही में काफी दिक्कत वाली बात है, जो मल्टी कॉबिंग होती है मेज में, जो मल्टी कॉबिंग होती है, इसका जरा सा सॉल्यूशन बताएं डॉक्टर साहब। किसान भाई, मक्के में कभी कभी ऐसा है, बहुत मक्का जो है उसमें मल्टी कॉबिंग हो जाती है। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप अपने पौधे को देख के और उसमें से छटाई करें कि जो कॉब स्वस्थ हो, साइज उसका अच्छा हो, उस कॉब को रखें, और उसके जो रेस्ट जो आपका कॉब है उसको वहाँ से निकाल दें, और जब निकालें तो उसके बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे जरूर करें। इस बात का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। सिद्धार्थ जी।
जी डॉक्टर साहब, आशा करते हैं आनंद सवालिया जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जो मल्टी क्रॉपिंग होती है उनको छांट के सीओसी से उसका जो है उपचार करें, ताकि ये दिक्कत अधिक या आगे ना फैले। कटोरिया धर्मेश जी ने आपको धन्यवाद दिया है। पुनीत मिश्रा जी हैं, ये पूछना चाहते हैं कि क्या मक्के की कोई जेनेटिक मॉडिफाइड किस्म का उपयोग किसान कर सकते हैं? यदि हाँ तो वो कौन सी है? क्या जीएमओ कोई है डॉक्टर साहब? इसके बारे में बताएं। जहाँ तक सरकार द्वारा अभी जीएमओ जो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए परमिशन नहीं मिली है, तो इसलिए हम लोग भी ये अनुशंसा नहीं करते हैं कि जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप वैरायटी मक्के में आप लगाएं, क्योंकि जब तक उसकी गाइडलाइन नहीं आ जाएगी, उस संतुष्ट नहीं हो जाएगा सरकार द्वारा, तब तक ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि इसका रिसर्च भी चल रहा है, तो जेनेटिक मॉडिफाइड वैरायटीज को अभी प्रमोशन नहीं देना है। आशा करते हैं पुनीत जी आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया।